नेक्स्ट चैप्टर अपना जो चालू करना है वो है चैप्टर नंबर 6, करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स। आवाज क्लियर है ना सबको? सबसे पहले करस्पॉन्डेंस बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? कम्युनिकेशन। अरे करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, और मेंबर्स मतलब मेंबर्स, ये नाम सुना होगा, घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हुए ना ये तो। अरे मेरा गधेड़ो, हाँ, स्कूल के मेंबर्स, बैच मेंबर्स। अरे इनपुट तो दो कुछ। मेंबर्स क्या? बिजनेस मेंबर्स। अच्छा बिजनेस मेंबर्स एक आया मेरे पास, बिजनेस मेंबर्स, ओके। तेरे हिसाब से क्या होगा जिगर? हाँ जिगर, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ओके। इसके अलावा और कोई? अरे पढ़ाने को 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग कब चलेगा? खुशी, तू बोलेगी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। बिजनेस मेंबर्स, अच्छा ओके। और ईशा बेन, पॉपकॉर्न लाओ तेरे लिए, चाइनीज मूवी देख तू वहां पे बैठे बैठे। डोबड़े आंसर करना, नालायक। अरे तू हंसती क्या रहा है? आंसर करना। तो अभी तक वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है ना कि तुम म्यूट पे बोलेगी तो आवाज आएगी, अनम्यूट करके बोलने का। कंपनी के मेंबर्स, करेक्ट सर। यहाँ पे मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स वाले मेंबर्स। तो सर क्या मेंबर्स और शेयर होल्डर्स सेम होते हैं? क्या मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर सेम? आंसर इज अ बिग नो। Sir, whenever you take shares of a company, that is, whenever you subscribe to the memorandum of association of any company, you become shareholder of that company. But still, that company के board of directors does not know whether these shares are held by you or by your family members or by your friends. Whenever you want that company should know that these share of those companies are being held by me, you should have applied to that company for entry in their register of members. तो सर बेसिकली जब कोई शेयर होल्डर को चाहिए कि उनकी जो कंपनीज की बुक होती है, जिसको मैं बोलता हूँ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की एक रजिस्टर, जैसा एक बही खाता एक रजिस्टर होता है ना तुम्हारा रजिस्टर, वैसा एक कंपनी के पास में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के नाम लिखे होते हैं। तो बेसिकली एक शेयर होल्डर वो इंसान होता है जो शेयर को होल्ड करता है। बट क्या कंपनी को पता है ये शेयर किसके पास में? आज एक कागज का टुकड़ा सपोज मेरे पास में है, ये कागज का टुकड़ा आज 100 रुपए का था, आज ये इस कागज के टुकड़े की वैल्यू 105 रुपए हो गई, तो मैंने ये 105 रुपए का शेयर मैंने उठा के जिगर को बेच दिया। ये कागज का टुकड़ा मैंने जिगर को 105 रुपीज में बेच दिया और उसके बदले में जिगर ने मुझे 105 रुपीज दे दिया। अब ये कागज का टुकड़ा क्या मेरे हाथ में है? अब ये किसके हाथ में आ गया? शेयर्स। अब ये शेयर्स आ गए जिगर के हाथ में। तो बेसिकली अब कंपनी का शेयर होल्डर कौन हुआ? मैं या जिगर? लेकिन कंपनी के बुक्स में तो क्या दिखेगा कि भाई साहब राहुल गांधी उसका ओरिजिनल शेयर होल्डर था। तो कल जाके जब भी शेयर होल्डर पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड किसको मिलेगा? क्योंकि नाम तो मेरा था, जबकि वो डिविडेंड मेरा हुआ क्या? वो डिविडेंड तो आइडियली जिगर को जाना चाहिए था। इसी के लिए शेयर होल्डर्स अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपडेट करवाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स या ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स? क्या बोला? सुनना, ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स या ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स? कौन सी बात सत्य है? ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स बट ऑल शेयर होल्डर्स मे और मे नॉट बी द मेंबर्स। ये बात क्लियर है? चलो भाई, तो इस करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स के बारे में अपने को बात करनी है। इंट्रोडक्शन। Shareholders are the owners who contribute to the capital for the company. सर शेयर होल्डर्स वो ओनर्स होते हैं जो कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। सर ये शेयर होल्डर्स दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रुको। देखो दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, याद नहीं आ रहा है क्या था यार वो? हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर, और कुछ तो भी एक था यार, कुछ तो भी था तो सही। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स। एक मिनट, सिर्फ स्पेलिंग की तो अलग है, बाकी दोनों में अलग है क्या? इक्विटी क्या और
प्रेफरेंस क्या, बात तो एक ही होती है सर, नाम ही अलग है, क्या फर्क पड़ता है? अलग है दोनों, कुछ भी झूठी बातें करते सालों, हट। क्या अलग है दोनों में? सिर्फ स्पेलिंग ही तो अलग है भाई साहब, बाकी क्या अलग मिल रहा है तुमको उसमें? उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर किस चीज में प्रेफरेंस मिलता है उनको? दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, सर पहले डिविडेंड उनको मिलेगा और फिर पैसा बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। और दूसरा क्या प्रेफरेंस मिलता है सर, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सबसे पहले कैपिटल का रीपेमेंट आप प्रेफरेंस वालों को करोगे और फिर भी अगर पैसा बचता है तो जाके इक्विटी वालों को दोगे, वरना इक्विटी वालों को इल्ले मिलेगा। क्लियर? चलो, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सीईओ बोलते हैं, of the company, secretary becomes into the contact with all the members through correspondence. Secretary, PA, personal assistant, एक गधेड़ों क्या, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी, CS, CS, कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स। सर एक होते हैं डायरेक्टर, एक होते हैं मेंबर, इन बीच की कड़ी को जोड़ने वाला कौन सी कड़ी होती है? CS। सर एक डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर एक होते हैं डायरेक्टर्स, और जब वो बहुत सारे डायरेक्टर्स एक रूम में बैठे रहते तो उनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही बात है? चलो भाई, the secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the members by through of correspondence। सर सेक्रेटरी का काम है कि जो भी डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिए हैं वो मेंबर्स को कम्युनिकेट करे। क्यों क्यों मेंबर्स को कम्युनिकेट करे? मतलब मुखिया क्या कर रहा है? मुखिया मतलब अपना मुकेश अंबानी, वो मुकेश अंबानी क्या कर रहा है वो रिलायंस का सेक्रेटरी आके मेरे को बताएगा? मतलब मेरी औकात अंबानी से बड़ी है कि मेरे पूछे बिना वो काम नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हो तुम? सर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने उस कंपनी को पैसा दिया है, आपके पैसों की बदौलत आज रिलायंस इतनी ज्यादा चल रही है। मेरे पूरे 890 रुपए मैंने रिलायंस को दिए हुए, तो मेरे 890 के बदौलत वो आज कमाई कर रही है रिलायंस। तो सर ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा राइट होता है कि मैंने जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं और मेरे बिहाफ पे मैंने जो मेरा नौकर रखा है, जिसको मैं मुकेश अंबानी बोलता हूँ, वो मुकेश अंबानी जो भी काम करता है ना बेटा, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरा पैसा लगाया है और मेरा पैसा यूज करके कर रहा है। अरे आई बात समझ में है? चलो, The secretary would be very cautious and careful while corresponding with the members of the company। याद रखना, उस सेक्रेटरी को बहुत कॉशियसली और बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, वरना पता चला कि वो जूम मीटिंग में बात कर रहा है और श्वेता का माइक ऑन ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो उनको बहुत सावधानी से, बहुत कॉशियसली सारी डिटेल्स मेंबर्स को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बराबर है? मेरे इंस्टाग्राम के कीड़ो, ये तो बराबर समझेगा, बराबर। हाँ चलो भाई, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स। देखना माइक इज ऑन। The company secretary has to correspond with the members on various occasions। मतलब सर दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे, अरे ओकेजन मतलब मीटिंग्स पे, एजीएम पे, बीच बीच में जो मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग बोलो, बोर्ड मीटिंग बोलो, ईजीएम बोलो, ये सारे ओकेजन्स पे। While writing various letters, कौन सा सर? लव लेटर नहीं रे गधेड़े, नोटिस लेटर्स। The secretary should give due respect to the member। Dear sir, dear ma'am, ठीक है ना, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इट शुड प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दस राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर इज चैलेंजिंग टास्क एंड रिक्वायर्स स्किल, नॉलेज एंड टेक्निक्स। भाई साहब आप जब लेटर लिखते हो तो आपको थोड़ी शिद्दत के साथ लिखना पड़ता है। क्या रे मैं क्या बोल रहा था, ऐसे करके तुम लेटर नहीं लिख सकते उसको। भाई साहब आपको उसमें कुछ स्किल्स लगते हैं, कुछ टेक्निक्स लगते हैं, उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। इस टेक्निक को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। जो तुम नेक्स्ट पे जब जब भी तुम सीए करो, सीएस करो, एलएलबी करो, जो भी तुम प्रोफेशनल डिग्री करोगे, उसमें तुमको एक ड्राफ्टिंग आएगा कि तुमको कोई भी एक लेटर लिखने के लिए एक ड्राफ्ट होता है, वो ड्राफ्ट के हिसाब से तुमको सारा काम करना पड़ता है। आई बात समझ में? सर क्या क्या टेक्निक्स लगती है? सर सबसे पहले तो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हम इस बार सोच रहे हैं कि हम मेंबर्स को 13% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। वो भेमड़े बेरे ने सुना 30% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, मेंबर्स को लेटर लिख के भेज दिया। इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं कि इस बार वो 30% डिक्लेयर डिविडेंड करेंगे। पागल हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुतेगा उसको, बोलेगा आपने 13 बोला था, 13 1 3 13 13 नहीं, 30 नहीं। तो सर सबसे पहले तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा लूसिड लैंग्वेज होना चाहिए, लिक्विड नहीं है वो, लूसिड है। अरे राधिका तू तो अभी से सोने लग गई। लूसिड लैंग्वेज, लूसिड बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय लूसिड? अच्छी ना, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छी मतलब कैलीग्राफी वाली नहीं,
साइने टाइप्स नहीं होना चाहिए एकदम कि डियर मेंबर्स we would like to acknowledge you that we have already done with our meetings and we are now proceeding with the payment and declaration of dividend as per section 123 of the ऐसा नहीं, उसको लूसिड लैंग्वेज में कि सामने वाले को समझ में आवे, क्योंकि शेयर होल्डर तो हो सकता है कटले वाला भी हो, शेयर होल्डर तो हो सकता है कोई छोटा आदमी हो, शेयर होल्डर तो एक अनपढ़ इंसान भी हो सकता है, अनपढ़ मतलब जिसको पढ़ना लिखना तो आता है बट वो बहुत वेल वर्स्ड नहीं है विद ऑल दी मार्केट टर्म्स एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियल टर्म्स के साथ वेल वर्स्ड नहीं है, आई बता ना। तो आपने जो भी लेटर लिखोगे आप लूसिड लैंग्वेज में लिखोगे। प्रॉम्प्ट रिस्पांस मतलब सर जो भी सामने लगा कंप्लेंट रजिस्टर करता है तो आपने उसको प्रॉम्प्टली उसको आंसर दे देना चाहिए। थर्ड, सीक्रेसी, कुछ तो सीक्रेट रखो, तुम तो श्वेता ना बनो। तुमको किसी ने अगर कोई चीज ये भरोसे से बताई है कि तुम उसको आगे फॉरवर्ड ना करो तो कृपया श्वेता ना बनिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती तुम सालों मेंबर्स को लेटर के थ्रू मत बताना। एक चीज का सीक्रेसी हमेशा रखना, मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को पास ऑन कर रहे हो दैट शुड बी सीक्रेट। सीक्रेट इन द सेंस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में नहीं फ्लोट होनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन आपने मेंबर्स को नहीं देनी चाहिए। सिंपल। पोलाइटनेस होना चाहिए, डियर सर, डियर मैम, कायगा कुतरिया, ऐसे करके तुम्हारा लेटर चालू नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा उसमें वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट बीइंग यू मेंबर ऑफ आवर एस्टीम्ड कंपनी वी वुड लाइक टू शेयर दिस नोटिस विद यू, मतलब इस तरीके से तुम्हारा कर्टसी पोलाइटनेस होना चाहिए तुम्हारे लेटर में। लीगल मैटर्स, आप लीगल मैटर्स उसको बताने चाहिए कि सर मतलब आपने कि आपको आइडियली 10 दिन के अंदर आपका कॉल पे कर देना चाहिए। अगर आपने 10 दिन के अंदर कॉल पे नहीं किया, वो कॉल पे नहीं करते तो क्या करते हैं यार, वो अपन कुछ तो भी करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कॉल पे नहीं किया तो मैं क्या होता है मेरा शेयर्स का फोरफिट हो जाता, पच्चम हो जाता है मेरे शेयर्स, फोरफिट हो जाते हैं मेरे शेयर्स। तो आप उसको लीगल टर्म्स बताओ कि भाई साहब आइडियली आपने 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जितना भी आपका ड्यूरेशन है उसके बीच में आपने कॉल आपका पे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके शेयर्स फोरफिट करने के लायबल हो जाएंगे। आपने उसको लीगल प्रोविजन बतानी चाहिए। कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन मतलब उसमें सारे नेगेटिव फैक्टर्स वगैरह जो भी है आपने लेटर ऐसा लिखना चाहिए सो दैट द मेंबर शुड नॉट बी हर्ट। आपने उसके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप भले दुनिया के किसी के इमोशंस के हर्ट कर देना, लेकिन इसके इमोशंस को हर्ट मत करना, क्योंकि ये मेंबर है, इसके रोजी रोटी, इसके दिए हुए पैसे पे ही आप रोजी रोटी कमा रहे हो। तो ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई वर्ड ना बोले, ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसके सामने वाले को हर्ट हो जाता है। हर्ट होने का मिच्छा में दुगुना बोलने का इधर तुम्हारे पास में कोई चांस नहीं होता है। क्लियर है। इमेज ऑफ द कंपनी याद रखना भाई साहब, ये मत सोचना मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे को क्या है, मेरे को तो बस कम्युनिकेट करना है। कंपनी का गुडविल तो कंपनी का, भाई साहब उस कंपनी से तू पगार ले रहा है तो बट ऑफ कोर्स जब भी तू कुछ काम करता है तो यू शुड कीप इन योर माइंड कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कंपनी की गुडविल को आपको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आपको करस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ ना, मगर मचो। हाँ चलो एक बार यहाँ तक पूरा पढ़ के तो फटाफट फास्ट। चलो फास्ट फास्ट। चलो आ जाओ। इसमें कट वाला पोर्शन बता देना मेरे को जब भी रहेगा, अभी मत बताओ, भले बाद में बताना, लेकिन बता देना याद से जो भी तुमको पोर्शन में कट है वो बता देना। अच्छा ये चैप्टर में कुछ भी कट नहीं है, चलो ठीक है। Circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with the member। सर कौन कौन से टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मेंबर्स के साथ में करस्पॉन्ड करने वाला है, ये देखना है कि सर ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जब कंपनी के साथ में करस्पॉन्ड हमको कंपनी सेक्रेटरी करेगा। जब अलॉटमेंट लेटर होता है तब। अलॉटमेंट लेटर, अच्छा बधाई हो कि आपको हमने अपनी कंपनी का एम्प्लॉय चुन लिया। ऐसा अलॉटमेंट मतलब किस चीज का अलॉटमेंट? शेयर अलॉटमेंट।
जब भी आपको शेयर्स अलॉट होते हैं उस टाइम पे आपको होता है। सर शेयर्स अलॉट होते होते हैं तब कुछ हमको लेटर आता है क्या? आता है। मैंने बताया तुमको इंडिगो, ठीक है। देख, डियर इन्वेस्टर, सब्जेक्ट इंडिगो पेंट्स लिमिटेड आईपीओ। ए भाई रुक, इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 each। देखिए इतना सारा मेरे को उसने लेटर लिख के भेजा है। उसने मेरे को बताया कि सर आपने जो ये किया था, बिड अमाउंट 14,900 डाला, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट आपको 10 हुए थे, ऑफर प्राइस आपका 1490 का था। दिख रहा है तुमको? तो ये इस तरीके से उसका देख मेरे को लेटर आया है पूरा। दिस इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो इस तरीके से सर जब भी आपका अलॉट होता है तो आपको लेटर भेजना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड थिंग, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर जब भी आपको कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है उस टाइम पे एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू। राइट इशू मतलब राइट साइड में जो देता है, राइट इशू क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय राइट इशू? कुछ तो होता है, इतना तो मेरे को याद है, लेकिन राइट इशू होता क्या है? नहीं, वापस तू हेडफोन नहीं लगाया, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बोल बोल। हाँ, पहले कंपनी के मेंबर्स को देते हैं। याद है पैंटालून्स वाला एग्जांपल दिया था, या तुमको कोई भी मॉल वाला एग्जांपल, कि भाई साहब पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम बोलते हैं कि आपके पास में ऑफर है कि आपको अगर चाहिए तो हम आपको अपने कंपनी के शेयर्स बेचते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, परफेक्ट, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन या राइट ऑफ रिनाउंस करना। तुमने अपना राइट किसी और को, आउटसाइडर को ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। अरे ऐसा कुछ याद है कि नहीं है? पक्का याद है कि हाँ बोल रहे हो सिर्फ? अच्छा। डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड मैंडेट, मैंडेट मतलब कि भाई साहब जब आपको डिविडेंड आ जाता है, आपको जब डिविडेंड आ जाता है, मैंडेट करना मतलब अप्लाई करना, अप्रूव करना। जैसे मैं कोई भी शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरे को एक मैंडेट आता है। ये देखो, मैंने अभी एक कंपनी है न्यूरेका करके, अभी उसका आईपीओ जस्ट आया है, अपन ने देखा भी था कल के टाइम पे, मैंने तुमको कल बताया भी था कि न्यूरेका नाम की कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो, हाय राहुल, योर आईपीओ एप्लीकेशन फॉर न्यूरेका लिमिटेड हैज बीन सबमिटेड विद द पैन नंबर दिस, द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन आर एज गिवन बिलो। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, कौन सी कंपनी का है? न्यूरेका। डीमैट अकाउंट नंबर मेरा ये है। बिड या क्वांटिटी मतलब 35 रुपीज का एक शेयर है। टोटल ब्लॉक्ड अमाउंट इज 14,000 रुपीज। यूपीआई आईडी, प्लीज चेक योर यूपीआई 2.0 सपोर्टेड ऐप फॉर द मैंडेट रिक्वेस्ट। दिख रहा है तुमको मैंडेट रिक्वेस्ट? सर मैंडेट रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है कि मैंने कंपनी को अप्लाई किया शेयर्स के लिए, तो अप्लाई करते टाइम वो क्या करेगा कि भाई साहब आपका जो पैसा है ना वो बैंक से कटने वाला है, तो बैंक से मैं डायरेक्ट ऑथराइज नहीं कर सकता हूँ। मैं कंपनी को पहले अप्लाई करूंगा, कंपनी पहले चेक करेगा कि अच्छा ये इंसान मेरे कंपनी के शेयर्स लेने लायक है क्या, मतलब इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, ये डिबार्ड फ्रॉम द लॉ तो नहीं है, स्टॉक मार्केट ने इसको बैन तो नहीं करके रखा है। जब उसने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तब उसको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि भाई स्टॉक मार्केट ने इसको बैन करके रखा है, अर्शद मैं तो थोड़ी हूं मैं। तब जाके उसने मेरे बैंक को एक मैंडेट भेजा कि भाई साहब आपका जो ये बैंक अकाउंट होल्डर नेम है सीए राहुल गांधी, इसने हमारी कंपनी के 14,000 रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और कंपनी ने बैंक को भेजा और बैंक मेरे को भेजती है और बोलती है कि भाई साहब इस मैंडेट को एक्सेप्ट करो। ऐसे समझ में, तो अप्रूव करो। तो मैंडेट का मतलब होता है अप्रूवल। तो जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा वैसे ही मेरे शेयर्स का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और अगर शेयर्स अलॉट हुए तो पैसा बैंक में से कटेगा, शेयर्स अप्लाई नहीं हुए तो मेरा पैसा रिलीज हो जाएगा। सिंपल। ये बात समझ में? मैंडेट। तो सर ये डिविडेंड मैंडेट क्या होता है? डिविडेंड मैंडेट मतलब पहले ऐसा होता था कि आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता था, आपको पहले एक चेक आता था, वो चेक आपको बैंक में डालना पड़ता था। अब तो आजकल डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। रिफ्यूजल फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर अगर आपने एक इंसान ने कोई ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वैसे आपको कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा कि आपने अप्लाई किया था लेकिन हमने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, इसका रीजन क्या था वो आपको बताना पड़ेगा।
नोटिस फॉर द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सर आपके पास में जो शेयर्स थे वो आपके गुम हो जाते हैं, तो आप कंपनी को लेटर भेजते हो कि ओ मेरे महाराज, ओ मेरी कंपनी, ओ मुकेश अंबानी, ओ कंपनी सेक्रेटरी, मेरे पास में आपकी कंपनी के 10 शेयर्स थे, उसका ये अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में शेयर्स थे, बट सिंस मेरे दुकान में आग लग गई, दुकान में मेरे एक तिजोरी थी, तिजोरी में एक मेरे फाइल थी, फाइल में मेरे सर्टिफिकेट थे, वो तिजोरी भी जल गई, फाइल भी जल गई, पेपर भी जल गए, अब मेरे पास में शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास में उसकी कार्बन कॉपी होगी, तो प्लीज आप मुझे नए फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर दो। इसके लिए जो भी खर्चा होता है, जो होता है 2 रुपया पर सर्टिफिकेट, वो मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा उस टाइम पे भी वापस वो आपको कम्युनिकेट करेगा। लेटर्स टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पागल हो गया, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो आ गया था ना, फिर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में फर्क ही क्या, दोनों सेम बात ही तो है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? थोड़ा थोड़ा नहीं 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 नहीं, हेडफोन से बोल या कुछ थोड़ा जोर से बोल, मेरे को आवाज नहीं आ रही। परफेक्ट। ट्रांसमिशन सर ऑटोमेटिकली होता है किसी के डेथ के बाद में, किसी के विल के अगेंस्ट में, जबकि ट्रांसफर वॉलेंटरी होता है। आप अपने स्व इच्छा से बोलोगे कि मुझे मेरे शेयर्स ईशा को ट्रांसफर करने हैं, तो ये हो गया ट्रांसफर। और अगर मैं मरने के बाद में विल में लिख के जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद में मेरे जितने भी शेयर्स है वो सारे शेयर्स हीरो और खुशी के बीच में इक्वली बांट देना, तो अब इनको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो वॉलेंटरी मिल रहे हैं या बाय द एक्ट ऑफ लॉ मिल रहे हैं? वॉलेंटरी थोड़ी मिल रहा है, बाय द एक्ट ऑफ लॉ। वॉलेंटरी किसको बोलते हैं कि मैं बेच रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने का कुछ मैंने चांस ही नहीं दिया, मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया ना कि इसको शेयर्स बांट देना। दिस इज ड्यू टू एक्ट ऑफ लॉ। तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। एक बात क्लियर है? चलो, रिग्रेट लेटर, किस बात का रिग्रेट है भाई इसको? सोच को एग्जांपल्स। परफेक्ट। सर जब भी आपको शेयर्स आप अप्लाई करते हो और अगर आपको शेयर्स अप्लाई नहीं, आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, तो आपको रिग्रेट लेटर आता है। कैम्स क्यों भाई, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? आईपीओ प्रोसारी बायोटेक, ध्यान अभी इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। मैं रिग्रेट लेटर भी बता दूंगा कि अगर जैसे मैंने बहुत सारी कंपनी में दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर दिया था, बट उनके शेयर्स मेरे को मिले नहीं, तो उनकी तरफ से मेरे को रिग्रेट लेटर आता है कि वी हैव वेरी रिग्रेट्स कि सॉरी हम आपको अपने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं दे पाए ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, एंड एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सबको शेयर्स नहीं मिलते, सबको कैसे मिलते बेसिकली वो, हाँ ऐसा कुछ तो क्या था, प्रो राटा अलॉटमेंट मिलता, याद है क्या ऐसा कुछ, प्रो राटा अलॉटमेंट। करेक्ट। चलो, फिर लेटर ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स पागल हो गया सर, ये राइट शेयर्स बोल दिया ना, तो राइट और बोनस में फर्क ही क्या है, दोनों सेम बात तो है। डिफरेंस ही क्या आता है सर राइट और बोनस में? परफेक्ट सर, सबसे पहले आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप आप बोनस शेयर्स नहीं डाल सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं क्योंकि नाम ही उसका बोनस है। सर अगर आप किसी को शेयर दोगे 10 रुपए का, 4 रुपीज पेड अप, तो भाई साहब बोनस कैसे हुआ, 6 रुपए तो उसको पे करने आया ना। सोचो ना, कल जाके तुम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो और बर्थडे पार्टी में जाने के बाद में उसको एक गाड़ी गिफ्ट देते हो जिसमें पेट्रोल नहीं होता, बोलता पेट्रोल तेरे को भराना, पागल तो गिफ्ट कैसे हुआ साले? कल जाके तू कार देगा, बोले चक्कर तूने अलग से लगाना, ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग ये अलग से लगाना, स्टीयरिंग अलग से लगाना, सीट के कवर अलग से लगाना, ऊपर का कैरियर अलग से लगाना, बच्चा हुआ सब कुछ मैं तेरे को देता हूँ, ये गिफ्ट कैसा हुआ? सर बोनस गिफ्ट जैसा होता है, उसकी फुल्ली पेड अप होना चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग। एक मिनट, जनरल मीटिंग इस साल में कितनी बार होती है? एक बार। इसको क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। अरे उसकी नोटिस भी तो देनी पड़ती होगी ना मेंबर्स को। अ, सोच के बोल, 14 डेज क्या? एग्जैक्टली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन था ना यार, वो देख मैं तेरे को बताता हूँ, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अपना तो विषय अभी भी वही रहा कि सर वो कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, वो मैं
21 डेज नहीं, उसके बीच में एक वर्ड आता है 21 के बीच में, 21 और डेज के बीच में एक वर्ड आता है, सी से शुरू होता है। सी मतलब जो तुम्हारे दिमाग में है वो नहीं। उसके नाम का फेस वॉश भी आता है, स्प्राइट के ऐड का लोगो भी है, टैगलाइन भी है वो। हाँ बोल दो ना, पूरा ही बोल देता हूँ मैं, सालो नालायक। तुम्हारी माँ रोज चिल्लाती कि तुम अपने रूम को वो रखा करो क्लीन, क्लीन एंड क्लियर। स्प्राइट क्लियर है, क्लियर 21 क्लियर डेज, 21 डेज मत बोलना, 21 क्लियर डेज। सर ये क्लियर क्यों आता है वर्ड? क्योंकि जिस दिन आपने नोटिस भेजी वो दिन को इंक्लूड नहीं करना है आपको, जिस दिन सामने वाले को नोटिस मिली वो दिन इंक्लूड नहीं करना है आपको, और बीच के 48 घंटे ये इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो बेसिकली एक दिन और 2 दिन सब मिला के हो जाता है ये 4 दिन। मतलब सर 21 डेज प्लस 4, मतलब आइडियली आपको 25 दिन पहले नोटिस भेजनी पड़ती है। लेकिन सिंस जिस दिन हमने नोटिस भेजी उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिस दिन सामने वाले को नोटिस मिली उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और बीच के 48 घंटे, सर ऐसा क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आ जाता है, तो ये 48 घंटे इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सर आपको मिनिमम 21 क्लियर डेज पहले आपकी नोटिस भेजनी पड़ती है क्या बात समझ में? याद रहेगा? चलो, रिप्लाई टू सर्टेन क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स। चलो भाई, स्पेसिमेन लेटर्स मतलब सर आइडियल लेटर्स कैसे होते हैं? सबसे पहले, letter for the issue of share certificate. A share certificate is a registered document of the title to the shares issued by the company under the common seal. Common seal is compulsory for every company, but of course हमको तो पता थी ये बात, गला घोट के मार दूंगा तुमको। It is ideally not compulsory, it is optional. आपकी कंपनी को अगर कॉमन सील रखना है तो आप रख सकते हो, कॉमन सील आपको नहीं रखना है तो आप नहीं रख सकते हो। सर कॉमन सील होता क्या है? थप्पा, स्टैंप नहीं देखा क्या तुमने? वैसा, which is duly stamped and signed by at least 2 directors and countersigned by the secretary। मतलब एक चीज समझ में आई सर, शेयर सर्टिफिकेट पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स और साथ में कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर्स प्लस कंपनी सेक्रेटरी। ये मैंने मेरे मजे के लिए नहीं लिखना, लायक तुमको अपनी बुक में लिखना है, लिखो। ठीक है, चलो ये देख पार्ट, देख आलसी साला, स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, बाद में लिखूंगा बोलता है। हिल ना मोटे, थोड़ा पहन ले। गणपति बापा बैठ गए उधर। चलो, every company must issue a dispatch a share certificate to the allotee within 2 months after the issue of allotment of shares। so सर शेयर सर्टिफिकेट आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। मेरे को एक और समझ में आया, डिस्पैच शेयर सर्टिफिकेट within 2 months from allotment। तो सर मतलब आपको जब भी शेयर्स अलॉट होते हैं उसके कितने दिन के अंदर फिजिकली आपको शेयर्स ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे? 2 महीने के अंदर। तो सर आज भी क्या हमको फिजिकली शेयर्स मिलते हैं? नहीं, आजकल सारे शेयर्स डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में मिलते हैं, डीमैट अकाउंट में मिलते हैं। आई बात समझ में? जैसे तुमको मैंने अपना डीमैट अकाउंट बताया तो उसमें 34 कंपनीज के शेयर्स थे, तो क्या मेरे पास में सच में शेयर्स पड़ेगा उसके? सर वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होते हैं। तो सर डीमैट अकाउंट में 2 महीने की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, वो तो विद इन अ सेकंड ही ट्रांसफर हो जाता है। बट स्टिल 60 दिन तक का कंपनीज के पास में टाइम है कि वो 60 दिन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस कुछ तो भी लिख देने का, पुणे, CIN बोले तो परफेक्ट। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जैसे इसमें था क्या, इसमें इसका दिया हुआ है क्या सेल नंबर वगैरह? नहीं दिया।
जाने दे। ये देख, ये टाटा कंपनी का, टाटा मोटर्स का सिन नंबर है, देख रहे हो सिन नंबर, ठीक है। ऐसे हर कंपनी का एक कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, इस तरीके से एक नंबर रहेगा तुम्हारा। उसके बाद में फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस, वेबसाइट, ईमेल और डेट। तुमको ये लर्न क्या करना है, तुमको ये अंदर का मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फॉर्मेटिंग होती है ना, फॉर्मेटिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट तुमको याद रखना है कि सर कैसे बीच में लिखा जाता है, फिर नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे लिखा जाता है, उसके बाद में उसका फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर, ये सर नंबर कोई काम का है क्या, नहीं सर, लेकिन ये जो है ये इसका फॉर्मेट सेम रहेगा, मतलब MH 2000, फिर ये ऐसा 3 अल्फाबेट्स आगे के डिजिट्स, ये इस तरीके से करना है, ये याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। सब्जेक्ट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। Dear sir, this is to inform you that as per the request application number 50, I am hereby authorized. I मतलब ये कौन होगा, कौन लिख रहा है ये लेटर? आई बात समझ में, ये देखने नीचे कंपनी सेक्रेटरी है, तो I am hereby authorized to issue you a share certificate. The share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter. शेयर सर्टिफिकेट 15 दिन में आपको भेज रहा है, कल जाके अगर ये 15 की जगह 25 बोले तो तुमको दिक्कत है क्या? 45 बोले तो दिक्कत है क्या? 85 बोले तो दिक्कत है क्या? अब दिक्कत है सर, क्योंकि आप मैक्सिमम कितने दिन के अंदर आपको डिलीवर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल है सर, फोलियो नंबर मतलब आपने कौन से इसके अंदर फॉर्म नंबर डाला था, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है सर, कितने शेयर्स आपके पास में, टोटल 100, तो देखो 301 से 400, वहां उल्टे जाके मैथ्स वाली हरकतें मत करना, 300 to 400, 100 नंबर हो गए, अरे 100 नहीं हुए, 101 हो गए, क्योंकि 300 भी कैलकुलेट कर लिया, 400 भी कैलकुलेट कर लिया, 301 से लेके 400 तक 100 शेयर्स है। It is always to be our endeavor to provide best of our services to you all the time. Thanking you. Yours faithfully company, नीचे मिस्टर आनंद स्वामी, कंपनी सेक्रेटरी। होशियारी मार के अपना नाम मत लिख के आ जाना। साइन मिस्टर CS पार्थ गाला। ओ भाई, उसको अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, मार्क्स कार्ड डालेगा उसके, ठीक है ना। और साउथ इंडियन नाम में नहीं लिखने का, इसने स्वामी लिख के छोड़ दिया, वेणुगप्पा, अल्लाप्पा, स्वामी, इतने बड़े बड़े नाम मत लिखते बैठना वहां पे, उतना इतना भी टाइम पास मत करना तुमने, ठीक है ना। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, dividend is the portion of the profit of the company which is distributed to the shareholder of the company. A company can declare final dividend and the interim dividend. Dividend की spelling mark कसम. Dividend can be paid through the dividend warrant or in electronic mode by ECS, NEFT, etc. to the registered shareholders who is entitled to dividend. Dividend is to be declared and approved by the board of directors at the annual meeting at the rate at which the rate determined by the board. सर ये rate determined by the board में मेरे को एक चीज याद आती है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेट डिसाइड किया है, मेंबर्स उसको बढ़ा सकते हैं क्या? बट क्या मेंबर्स उसको कम कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। Interim dividend is declared by the board of directors in the middle of the accounting year. Dividend is to be paid within 30 days from the date of declaration. याद है कि एक प्रोसीजर अपन ने पढ़ी थी एज पर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। सर अ डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड ओनली बाय द वे ऑफ 4 मींस सबसे पहले फॉर द करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, थर्ड आउट ऑफ बोथ, या फिर फोर्थ एनी मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। परफेक्ट है सर। इसकी प्रोसीजर क्या थी सर? हमने पहले देखा था कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना अंदर बात मिलके एक रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड कर लेते हैं, बाद में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे सामने माइक के आता है और बोलता है मित्रों इस साल हमने सोचा है आपको इस बार 13% का डिविडेंड दिया जाएगा। ये 13% के डिविडेंड को एक इंसान चिल्ला के बोलता है हमको 13 नहीं चाहिए, हमको 40 चाहिए, क्या वो डिविडेंड मानेगा 40% का? सर आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन वही याद है वंशिका बीच में उठ के चिल्ला के बोली थी साहब हमको नहीं चाहिए 13%, आप हमको खाली 5% दो। क्या गवर्नमेंट, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर पाएगी? डेफिनेटली यस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके रेट ऑफ डिविडेंड को कम कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकते। मेंबर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल के अपना डिविडेंड का रेट कम करवा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। सर ये जब ये डिक्लेयर कर देगा ना,
इसके 5 दिन के अंदर उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में सारा डिविडेंड का पैसा डाल देना है और डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर आपको एक्चुअली उनको डिविडेंड पे कर देना है। डिविडेंड पे करने का 30 दिन का रिक्वायरमेंट सेपरेट बैंक अकाउंट से 30 दिन नहीं है बेटा, डिक्लेरेशन से 30 दिन है। और सर जो लोग डिविडेंड क्लेम करने के लिए नहीं आए या किसी कारणवश हम डिविडेंड दे नहीं पाए तो 7 दिन के अंदर आपको इसे यूडीए अनपेड डिविडेंड अकाउंट या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। और सर अगर 7 दिन के अंदर तक भी कोई इंसान, हमने फोन किया लेकिन वो आया नहीं, बोले हमको कोरोना है, हम क्वारंटाइन हुए, हम आ नहीं सकते, ऐसा बोल के 7 दिन तक वो अगर आता नहीं है तो सर वो उस अकाउंट में 7 साल तक उस पैसों को वही पड़े रखेगा। और 7 साल तक भी अगर कोई इंसान आपका डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता है तो आपका डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा इन द अकाउंट आईईपीएफ, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। This is all the procedure under section 123 of Companies Act 2013। जैसे मैंने 123 लिखा एकदम वंशिका का चेहरा याद आ गया और मेरे को याद आता है कुछ सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या था। नालायक को टेस्ट में दिया था तुमको मैंने लिखने के लिए, बेशर्मो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का रिक्वायरमेंट याद है क्या, कुछ याद आया क्या? लास्ट क्वेश्चन दिया था तुमको, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद वो, करेक्ट। चलो according to the instructions given by the board, the secretary sends a letter to the concerned shareholder for the payment of the dividend. The letter contains detailed information about the payment of the dividend such as number of equity shares held, dividend warrant number, gross dividend, TDS if any। TDS सर TDS क्या है, अब नहीं बोला, what do you mean by TDS? टैक्स डिडक्शन। सर आप जब भी कोई डिविडेंड पे करते हो तो डिविडेंड के ऊपर जो भी इनकम टैक्स लगता है वो कंपनी पहले ही अपने एंड से पे कर देगी और उसके बाद में ही आपको डिविडेंड पे करेगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अरे हाँ ना, चलो ना आगे। ओके उसके बाद में द कंपनी पेज डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक। देख ये सेम है, ये सेम है, फोन सेम, रेफरेंस, वेबसाइट, ईमेल, डेट, यहाँ पे सामने वाले का नाम, सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन, डियर मैम आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू दैट ऑन द 31st एनुअल जनरल मीटिंग। याद रखना डिविडेंड कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होने वाला है तो वहां पे कृपया करके याद रखिए कि आप एजीएम का जिक्र करें। हेल्ड ऑन फाइनल डिविडेंड इज एट द रेट ऑफ 2.5% ऑफ 10 rupees each has been approved by the members। सर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ नहीं होता, अप्रूवल तो मेंबर्स का लगता है। फॉर द ईयर एंडेड योर कंपनी has complied with all the statutory provisions as per section 123 of the Companies Act relating to the declaration of dividend। अब भी अपन ने बोला 123 रे, झूठ नहीं बोला मतलब मैंने तुमसे। चलो ये देखो इसमें रजिस्टर नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, डिविडेंड वारंट, ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस, नेट डिविडेंड। इस तरीके से the dividend warrant is attached therewith। Please detach the dividend warrant along the pre-forwarded line thanking you yours faithfully। सर ये डिविडेंड वारंट क्या होता है? डिविडेंड वारंट आपके साथ में कूपन लग के आता है कि जो ये कूपन लेके आएगा उसको हम पैसा देंगे। सर हमारा शेयर अगर हम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, खाते खाते डिविडेंड का शेयर वारंट गिर गया, किसी के हाथ में आ गया, वो चोटे ने उसका डिविडेंड का वारंट फाड़ा और खुद जाके लेके गया कंपनी के पास में, कंपनी बोलेगा जो मेरे पास में लेके आएगा मैं उसको डिविडेंड दूंगा। ये कंपनी से ये वाला उठा के लाया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता ये तेरा शेयर है कि नहीं है, तू डिविडेंड वारंट लेके आया मैं तेरे को डिविडेंड दूंगा। इसी के लिए आजकल लोग डायरेक्टली बैंक में पैसा मांग लेते हैं ताकि ये फ्रॉड ना हो इसमें। आई बात समझ में? सेम हाँ, कुछ भी लिखना, फोन लगा के थोड़ी देखेंगे तेरे को, तेरे घर का मत लगाना, तेरे घर पे फोन आ सकता है। किसी और का डालना तो तू डाल सकती है, मतलब फिर किसी और के घर पे फोन आएगा, इट्स ओके। हाँ ठीक है। उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड सर जैसे नॉर्मल डिविडेंड था वैसा ही इंटरिम डिविडेंड का कोई टेंशन नहीं है, इसमें सेम रहेगा सब कुछ। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ बोनस शेयर्स, तुमको क्या करना है, अच्छा ये आएगा हाँ
तुमको एक ना एक फॉर्मेट तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, समझ के चलना। पेपर में कंपलसरी ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और कम से कम 5 से 6 मार्क के लिए आएगा। करना कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है, बस ये अंदर का मैटर क्या लिखना है वो 2-3 बार पढ़ लो, रट्टा मारना अपने आप हो जाएगा। मतलब रट्टा मत मारना उसको, बट समझ जाएगा तुमको कि लिखना क्या है उसके अंदर। समझ में आया ना? ये आना ही आना है, कभी सोचना भी मत इसको छोड़ने का। और फोकट के मार्क्स से कोई इतना वेला नहीं है टीचर जिसको 10 रुपए एक पेज का मिलता है, जिसमें तुम्हारी ऐसी हैंडराइटिंग की माशाअल्लाह देख के वो सुभान अल्लाह हो जाए। तुमको अगर ऐसा लगता होगा कि तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, अच्छा 1 मार्क, ठीक है बराबर, डियर मैम आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके ठीक है, अच्छा वेरी गुड, ठीक है इसने साइन लिखा हमने, हाँ ठीक है हो गया। 5 मार्क का क्वेश्चन था, 1 2 3 4, 5 में से 4 मार्क मिल गए। पढ़ा भी नहीं उसने कुछ, उसने सिर्फ तुम्हारा फॉर्मेटिंग देखा है, क्योंकि ये चैप्टर क्या लिख रहे हैं उसके बारे में नहीं है, ये करस्पॉन्डेंस किस तरीके से होता है उसके बारे में। तो जब करस्पॉन्डेंस आपका टेस्ट होता है तो उस टाइम पे वो ये देखते हैं कि आपके लिखने का स्टाइल क्या है, ना कि आपने उसके अंदर का लिखा क्या, क्योंकि अंदर का तो उसमें इंग्लिश लिखनी नहीं है, लूसिड लैंग्वेज लिखना है। आई ना बात समझ में? चलो सेम रिप्लाई लेटर है। रिप्लाई लेटर किस चीज के लिए रहेगा कि भाई साहब आपको आपने कोई क्वेरी रेस किया था, उसका वो कुछ रिप्लाई दे रहा है। Dear sir, this is to inform you that as per your letter dated, I am hereby authorized to resolve your query regarding low rate of dividend paid by the company to their faithful members. The reason for the low rate of dividend are mentioned below. आपने क्वेरी रेज किया था कि भाई साहब आपको इस बार इतना सारा प्रॉफिट हुआ था, फिर भी आपने रेट ऑफ डिविडेंड पिछले बार 10% बांटा था, इस बार खाली 6% बांटा, तो क्यों? That during the last year due to the floods, company's factory situated in Mahim East was not in condition to operate in a full-fledged manner. Sir, पिछले साल फ्लड हो गया था ना, इसके लिए हमको थोड़ा लॉस हुआ, इसलिए हमने डिविडेंड कम बांटा। That due to the unavoidable circumstances of natural disaster, company faced huge financial losses. That due to the some circumstances, board of director has decided to transfer rupees 12.5 lakh to general reserve, which is 50% more than the amount transferred to reserve last year. सर हमने पिछले बार है ना खाली 10 करोड़ डाले थे, इस बार हमने 12.5 करोड़ रुपए डाल दी, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट हमने थोड़ा कम दिया है। और आपको प्रॉफिट कम दिया मतलब आपको डिविडेंड कम दिया है। होप you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that the company will easily come over from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming years. Thanking you. Yours faithfully, sign. समझा कैसे किस तरीके से लिखते हैं? कुछ है नहीं उसमें, 4 से 5 बार पढ़ो तुम और 2 बार लिख के देखो, तुमको आ जाएगा। 4-5 लाइनें लिखनी तुमको, उससे ज्यादा लाइन भी नहीं लिखनी उसके अंदर। बंद हो ना भाई, खत्म। एक बार पढ़ो फटाफट, कुछ क्वेरी तो हाथों हाथ पूछो। अच्छा सिर्फ ऐसा मत समझ के चलना कि इसके अंदर से आएगा, वो कुछ भी बोल सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि एजीएम के लिए नोटिस भेजनी है, तो उसके लिए करस्पॉन्डेंस लिखो। क्या करोगे सर? फॉर्मेट तो पूरा के पूरा सेम ही रहेगा। डियर मेंबर क्या करने का, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ने का, डियर मेंबर नहीं सॉरी, डियर सर, डियर मैडम, I am hereby by the board of directors to inform you that in accordance with the in accordance with the time given and under the frame of annual general meeting, it would be held on, याद रखना 21 दिन पहले कम से कम देना है ना, तो 1 महीने बाद की डेट ले लेना। तुम्हारा एसपी का पेपर कब है? डेट याद है किसी को? 29 अप्रैल, ठीक है, तो मई जून, ऑन 1 जून लिख देने का। 21 दिन पहले देना है ना आपको, तो 29 है तो लगे तो 5 जून कर लेना। We wish to inform you that we'll be holding annual general meeting at a registered office of this address at 11 a.m. in the morning या 11 a.m. as per the during the business hours, और क्या लिखोगे उसमें, during the business hours, and the following agendas has been attached with, कि भाई साहब आप मीटिंग में क्या क्या बात करने वाले हो, उस चीज का एजेंडा आप लिख रहे हो। खत्म। 5 लाइन लिखनी, तुमको लिखने के मार्क्स नहीं है, एक चीज याद रखना, तुम उसके अंदर क्या लिख रहे हो उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं है, मार्क्स ज्यादा है तुम्हारे फॉर्मेट के ऊपर, तो फोकस मोर ऑन फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है ना तुम्हारा, अब ये देख, ये जो नीचे वाला थैंकिंग यू वाला फॉर्मेट रहेगा, ये तो ऑलमोस्ट हर इसका सबका सेम ही रहने वाला है, ये सबका सेम रहने वाला है, ये सबका सेम रहने वाला है,
ये भी अगर तुम लिख के आए ना, तुमको अंदर का मैटर लिखते नहीं भी आया ना, तो कम से कम इतना तुम लिख के आ जाना है, 5 में से 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे, 40% होता है। आई बात समझ में? चलो पढ़ लो फटाफट एक बार इसको, चैप्टर को। क्वेरी है तो कुछ पूछ लो। हाँ, डीपीआईडी नंबर मतलब आपका जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नंबर है, मेरा क्लाइंट आईडी, जैसे ये देखिए अभी मेरे को ऊपर पूछ रहा है, ये मेरा डीमैट अकाउंट है, ये देखिए मेरा नंबर है SD4652। ये देख, ये मेरा डीमैट अकाउंट है, जीरोधा का, दिख रहा है तुमको? जीरोधा का अकाउंट है, और ये मेरा अकाउंट का मेरा ये नंबर है। इसके अलावा तेरे को दूसरा देखना है तो मेरा डीपीआईडी नंबर कहीं दिख नहीं रहा ना। पता नहीं इसमें और तो कुछ आ नहीं रहा है। दिखा डीपीआईडी नंबर, ये डीपीआईडी नंबर के अगेंस्ट में ही मुझे शेयर्स मिलता है। अगर ये नंबर मेरा नहीं है तो मेरे को शेयर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस कंपनी को समझेगा नहीं अकाउंट है किसका, ऐसा। हम्म, हाँ, क्योंकि तुम वो प्रोफार्मा को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में प्रोफार्मा तुमको बना के दिया, तो तुम इसको ट्विस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब वो फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गलती से पहले ऊपर ईमेल लिख दिया, बाद में नीचे वेबसाइट लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो चीज लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ही इन्फॉर्मेशन होगी, जो चीज राइट साइड में है वो राइट साइड में ही इन्फॉर्मेशन होगी। तुम उसको शफल नहीं कर पाओगे। तुम सोचो कि ईमेल में इधर लिख देता हूँ, या जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा वर्ड ना लिख के सिर्फ एड्रेस लिख देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेटिंग वैसा ही रहेगा उसका। और कोई भी एक सेम नंबर लर्न कर लो, अब गाड़ी के नंबर जैसा नंबर लर्न कर लो उसको। ये याद रखो, इसमें पहले 6 डिजिट है, मतलब एक अल्फाबेट है, फिर डिजिट्स है, फिर 2 अल्फाबेट है, फिर 4 डिजिट है, फिर 3 अल्फाबेट है, फिर 5 डिजिट है, 6 डिजिट है। बस ऐसे इस तरीके से लर्न कर लो उसको। वो लिखना कुछ भी ना, तुमने L1111 MH0436 XYZ10071 कुछ भी लिख लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना तुमको पड़ेगा। न्यूरेका आईपीओ शेयर अलॉटमेंट इज लाइकली टुडे। मार्केट गिरा हुआ है, बट ऑफ कोर्स क्या ही होना आईपीओ में मेरा। मेरे को आईपीओ मिलेगा, आपको आईपीओ मिलेगा तो वो नीचे जाएगा कंफर्म है। चलो, कुछ क्वेरी नहीं है तुमको? कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? जो भी आज मेरे नए नवेले हैं, जिगर, कोई क्वेरी है? बॉक्सेस एज इन ये वाले बॉक्सेस? हाँ, तुमने बॉक्स बना लिया ना, वो तुम्हारा आंसर चेक नहीं करेगा, उसको समझ जाएगा कि भाई तू पढ़ के आया हुआ है। तुम्हारा आंसर चेक नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि अरे वाह, इसको बॉक्स बनाना आता है। और बॉक्स बनाना थोड़ा अच्छे से बनाना, सब लाइन वाइन सब प्रॉपर मारना, जितनी तुम बुक के बाहर मारते हो उतनी लाइन प्रॉपर बुक में भी मार देना,
ठीक है ना, स्केल वेल लेके प्रॉपरली एकदम सजाना वजाने की जरूरत नहीं कि पहले एक बॉर्डर फिर दूसरी बॉर्डर, नहीं वो कैलीग्राफी क्लास नहीं चालू है अपनी, बट हाँ तुमको वो नीट एंड क्लीन देना पड़ेगा उसे। और हो सके तो जो तुम क्या करोगे कि पेपर आता है तो तुम मार्जिन बनाओगे लेफ्ट साइड में, तो मार्जिन बनाने से क्या होगा, तुम्हारा और स्पेस कम हो जाएगा, तो जो पेज पे तुम पहले तो लाइन मार दोगे, जो पेज पे तुम्हारा ये वाला आंसर आएगा उस पेज पे वो की मार्जिन हटा देना, ताकि तुमको फुल पेज मिल जाए, तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, वरना एक मार्जिन फिर वो डब्बा डब्बा वो घिचमिच हो जाएगा, क्योंकि बिना स्क्रैच किए तो तुम लिखने से रहे, तो पेज पूरा ऐसा किचड़ मिचड़ हो जाएगा, फालतू प्रेजेंटेशन का आधा मार्क छूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। अरे एसपी, ओसी, इको, अकाउंट्स, मैथ्स कितने हद तक है वो तुम जानो, तुम्हारा मैथ्स जाने, बट ये सारे पेपर्स में 95 प्लस स्कोर होता है। अकाउंट्स में तो 100 होता है, उसके तो कोई बात ही नहीं कर सकता है, बट जो थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स में 95 प्लस स्कोर होता है विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी ब्रेन। मतलब 95 प्लस स्कोर करने के लिए तुमको कोई ब्रेनी होने की नीड नहीं है, तुमको बस सामने वाले को बेवकूफ बनाते आना चाहिए। ट्वेल्थ पास करना, पास तो चल कोई भी हो जाएगा, ट्वेल्थ में 90 प्लस स्कोर करना है ना, एक ही फंडा है, सामने वाले को बेवकूफ बनाना सीखो। सामने वाला मतलब चेकर, तुम उसको ज्यादा अंदर घुसने ही मत दो तुम्हारे आंसर के, तुम तुम्हारे आंसर में उसको घुसाओगे ना वो चार चीजें निकालेगा, तुम उसको ऊपर ऊपर से इतना अच्छा सजा के दो कि वो तुम पे भरोसा कर लेगा कि तूने जो लिखा है वो सही किया है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है तुम्हारा प्रेजेंटेशन। तुम कम स्क्रैच से लिखो, कम स्क्रैचेस करो। कम स्क्रैचेस करने में क्या होता है कि तुम बहुत कॉन्शियसली लिखते हो, जब तुम कोई चीज बहुत कॉन्शियसली करते हो ना तुमको टाइम ज्यादा लगता है, तो स्क्रैच ना होवे इसकी प्रैक्टिस घर से शुरू करो, वहां जाके मत शुरू करो। सेकंड इज योर हैंडराइटिंग। माशाल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारी हैंडराइटिंग तुमको पता है कैसी है, हैंडराइटिंग तुम्हारी बेकार है, मार्क्स सुंदर मिलने की उम्मीद मत रखना। हैंडराइटिंग अच्छी है समझ जाना, 80% तो तुमको स्कोर आ चुका है, अब ऊपर की 15% की लड़ाई लड़नी है तुमको। 95 के नीचे तो सालों सोचना नहीं कोई भी पेपर में, कोई भी पेपर में, फिर तुम्हारा मैथ्स हो या कोई भी हो। इंग्लिश में इंग्लिश की एक बार की लैंग्वेज में नहीं मिले एक बार का समझ में आता है, बट उसके अलावा एसपी, इको, अकाउंट्स और क्या छोड़ दिया मैंने, ओसीएम। भाई साहब इसमें तो 95 के नीचे सोचना पाप है तुम्हारे लिए, एक बात समझ के चलो। और इतना इजी है स्कोर करना, मेरी बात मानो, सिर्फ तुम्हारी स्पीड रखो और हैंडराइटिंग प्रॉपर रखो, इसके अलावा कुछ मत रखो। मैं तुमको खुला बोलता हूँ, नेशनल टीवी पे बोलता हूँ, अगर तुमको कोई चैप्टर का आंसर नहीं आ रहा है ना, तुम मन से फेंक साले को, तेरे को 5 में से 3 मार्क्स नहीं मिले तो बताना, बस फेंकना ऐसा कि सामने वाले पढ़ ही नहीं पावे उसको। मार्क्स मिलते हैं, बात समझ के चलो, बहुत सिंपल लॉजिक है। तुम जो पेपर लिख रहे हो, इतना मोटा पेपर जो लिख रहे हो, जो सामने वाला इंसान चेक कर रहा है, उसको एक पेपर चेक करने का 15, 20, 30, 40 रुपए मिलता है, वो 40 रुपए के लिए इतनी बड़ी थप्पी जब चेक करने बैठता है जिसके लिए उसको 4000 रुपए मिलते हैं, वो इतनी मगजमारी नहीं करेगा कि अंदर घुस घुस के देखे, जबकि उसको पता है कि 12th में कोई फेल होता ही नहीं है। तो वहां पे वो इंसान फेल करने के लिए नहीं बैठा है, वो तुमको पास करेगा, तुमको उससे मार्क्स छीनने पड़ेंगे फॉर स्कोरिंग मोर देन 95 मार्क्स। 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, 80 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10th तुमने भी पास किया, तुमको भी पता है 10th में अगर 90% आते तो उसकी कितनी इज्जत होती है, वही इज्जत 12th में भी होती है। 12th में इज्जत उसकी होती है जिसके 92, 93, 94, 95 या इसके ऊपर में आ जाता है, वो रियल कैलिबर बोलूंगा। 80% सबके आते हैं, इट्स ओके। 10th जो तुमने पास किया, 10th का 70% हटा दो तो वो तुम्हारा ये बन जाएगा, बट दिक्कत तुम्हारा वो 10th नहीं था। दिक्कत तुम्हारा ये है कि 10th में 98 स्कोर करना एकदम चिंदी सी बात थी, इसमें 90 स्कोर करना चिंदी सी बात है। बट इसके अलावा मिताली तू, हाय तू दूसरी बैच में आ गई, अपनी टैक्स की बैच दोपहर में 2 बजे। ओके तो 90 प्लस स्कोर करना, 91, 92 प्लस स्कोर करना, ये चैलेंजिंग टास्क है। 90%। और एक चीज समझ के चलो, तुमने अभी तक कोई और क्लास किया, तुमको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, तुमने अभी अभी पढ़ना चालू किया, या तुम्हारा जो भी रीजन होगा लेट पढ़ने का, जो भी मैं बोलता हूँ, तू साले पैदा 2 मिनट पहले हुआ तो छोड़ दे उसको। बस तूने अभी से पढ़ना चालू किया, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, यू कैन स्कोर मोर देन 95%। मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। बस एक स्ट्रेटेजी जो बताऊंगा उसको फॉलो करो। तुमको हर दिन, हर सब्जेक्ट एक एक चैप्टर पढ़ना है, खत्म। एक चैप्टर पढ़ने के लिए हार्डली तुमको 1 से 2 घंटा लगता है, मैक्स बोल रहा हूं मैं।
अकाउंट्स को हो सकता है कुछ चैप्टर को थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। मेरे को एक बात बताओ, ओसीएम का एक चैप्टर पढ़ने में तुमको 2 घंटे से ज्यादा लग ही कैसे सकता है? एसपी का ये वाला चैप्टर पढ़ने को तुमको 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लग ही कैसे सकता है? इकोनॉमिक्स जो अपन ने एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर खत्म किए थे 2 घंटे में, तो मैं तुमको एक चैप्टर पढ़ने बोलूं तुमको 2 घंटे से ज्यादा लग ही कैसे सकता है? इनमें तुमको 4 सब्जेक्ट मेन है, रोज के तुम 4 सब्जेक्ट पढ़े और रोज के तुम एक सब्जेक्ट एक 4 सब्जेक्ट के 4 चैप्टर पढ़े, एक चैप्टर को 2 घंटा भी लगाए, तुम मैक्सिमम दिन के 8 घंटे इन्वेस्ट करो। मैं बोलता हूँ भाई साहब तुम्हारे पास में पूरे दिन में 24 घंटा मिलता है, 24 में से ढोर नींद 10 घंटे की माइनस करो तुम, कि तुम सालों कुंभकर्ण की औलाद हो 10 घंटे तक सोते बैठे हो। मैं बोलता हूँ उसके बाद में उठने के बाद में तुम फ्रेश होते हो, नाना धोना करते हो, 2 घंटे टाइम पास करो, बाथरूम में सो जा साले 1.5 घंटा तू चलेगा। उसके बाद में तू एक बार पहले नाश्ता करेगा, फिर साले खौदार तू खाना खाएगा 1 बजे, फिर तू 4 बजे चुरमुर खाएगा, फिर तू 7 बजे खाना खाएगा, फिर रात को दूध पिएगा। ये सब खाने खाने में तेरे जीवन में खाने के लिए लगा दे तू 2 घंटा। इसके बाद में भी मैं बोलता हूँ साले और 1 घंटा टाइम पास कर ले, तेरे को और बहुत सारा टाइम पास करना है। तेरे कितने घंटे निकले टोटल? 15 आवर्स तूने वेस्ट किए। तेरे पास में टोटल थे कितने? 24 घंटे। 15 घंटे टाइम पास करने के बाद में तेरे पास में कितना टाइम बचता है? 9 घंटे। 9 घंटे के बाद में भी पढ़ाई कितने घंटे करनी है तुमको? मैक्सिमम 8 घंटे। मतलब इसमें सालों और 1 घंटा टाइम पास का मिला, और मैक्सिमम 2 घंटा है ना, हर चैप्टर को 2 घंटा थोड़ी लगेगा, कोई चैप्टर 1 घंटे में भी तो खत्म हो जाएगा, तो उसका टाइम एक्स्ट्रा बचता है। मेरे को बता, मैं तेरे को जब इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि तू दिन के सिर्फ 8 घंटे पर 95% स्कोर मेरी गारंटी, तो समझो ना कुछ होगा तभी तो बोल रहा हूँ ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कि तूने अभी तक एक अक्षर भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस राइट नाउ। If even if you are starting your day one on the 21st 23rd Feb 2021, you can still score more than 95%. That is my challenge to you. सिंपल फंडा है, मेरा फंडा यूज करो, चैलेंज देता हूँ, हरा के बता देना। इतनी बैचेस ले ली, तू चाहे सीए की बात कर, सीएस की बात कर, 11th की बात कर, 12th की बात कर, फॉर्मूला सबका सेम था और हमेशा ट्रस्टेड फॉर्मूला था, इसको आज दिन तक कोई चैलेंज नहीं आया। दूसरा 95% स्कोर करने का है पेपर राइटिंग। पेपर राइटिंग का क्या है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, अभी से बताऊंगा उड़ जाएगा दिमाग से। बस इतना समझ के चलो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आने का, उसके लिए स्पीड चाहिए। अब तुमको कुछ लिखना बोलता हूँ तो तुम लिखते हो I hereby authorized by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेटा लिखते लिखते तेरी तीसरी पीढ़ी आ जाएगी, क्या कर रहा है? ये स्पीड में लिखेगा क्या आंसर को? ये स्पीड नहीं होती है, तुम 12th के बच्चे हो, 100 मार्क का पेपर लिखना है भाई, सब स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड निकालोगे प्रेजेंटेशन मार्क आएगा, उसी की तो प्रैक्टिस है, वही तो प्रैक्टिस घर पे करना है। 8 घंटे में से एटलीस्ट 1 घंटा तुमने रोज का राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। और अकाउंट तो सालों तुमने पाप लगे तुमको, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे, अगर तुमने टिक 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 करके कभी अकाउंट्स किया है तो भगवान करे धरती निकल जावे, आसमान फट जावे तुम्हारे सर पे उस दिन। तुम क्या करते हो अकाउंट्स में? डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, हाँ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके इसने 10,000 रुपए डेबिट किया होगा, हाँ टिक। एसेट में जाके उसने एक पेज पलटा तो एसेट में 10,000 क्रेडिट किया होगा, टिक। आ गया अकाउंट, एक झपड़ मारूंगा उल्टा की। अकाउंट्स कर रहे हो कि सालों स्टेप मार्किंग में डांस प्रैक्टिस कर रहे हो? ये क्या है? ऐसे अकाउंट्स नहीं होती प्रैक्टिस। अकाउंट्स की प्रैक्टिस करना है, फील्ड में उतरना पड़ेगा, हर एक आंसर पेज और पेन पे लिखना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट्स होता है। ये टिक 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 करके ऑडिट नहीं कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो तुमको अकाउंट्स करना है। तुम थ्योरी एक बार का मत लिखो ना सारे आंसर्स। एक चैप्टर में अगर 5 आंसर्स होंगे या 10 आंसर होंगे ना, खाली एक आंसर लिखो पूरे चैप्टर का जो तुमको अच्छा लगे। सेकेंड मेथड, तुम जब कोई कोई चैप्टर पढ़ते हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुमने पिछले 5 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में इकोनॉमिक्स को छोड़ो मत, संडे को क्या करो, इकोनॉमिक्स की बुक रखो, बंद कर दो, एट रैंडम कोई भी एक पेज उठाओ, जो सामने क्वेश्चन है आंखें बंद करके कोई भी क्वेश्चन पे उंगली रखो, जो क्वेश्चन है उसको लिख के देख लो, खत्म। सिर्फ ऐसे पूरे बुक के 5 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तुमको अपनी आपकी एडहॉक टेस्ट लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब मैं एकदम अच्छे से बैठूंगा, मम्मी के पैर वैर पड़ ली, मम्मी दही वही खिला दो, अब मैं आज ऑडिट कर आज मैं इकोनॉमिक्स करने बैठा हूँ तो आज मैं बस इकोनॉमिक्स ही करूंगा। बीच में अगर कोई दोस्त का फोन है, एसपी तेरे को आज इकोनॉमिक्स का है, भाई सब तेरे क्या तिथि चालू है इधर कि आज मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, एक दिन में दूसरा काम नहीं करता हूँ। क्वीन एलिजाबेथ नहीं बनने का अपन ने उधर उस टाइम पे।
हाथ लगाने हैं और हर हफ्ते में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट खत्म करना है। कैसे करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने तुमको शेड्यूल बताया। तुम सालों 9 घंटा भी नहीं पढ़ पाओ तो बेशर्मो आगे कभी 12वीं में पास मत होना, क्योंकि आगे जाके कोई भी स्ट्रीम लोगे तो कम से कम 10-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बेकम करना पड़ेगा बीकॉम। तो तुमको आदत तो भाई साहब अभी से लगानी है वो सारी चीजों की। और याद रखना, 10th की मार्क्स या 10th की मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के काम की है, लेकिन 12th की मार्कशीट तुम्हारे जॉब तक के काम की है। तुम्हारा क्राइटेरिया है 12th, 10th टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। 10th टर्निंग पॉइंट सिर्फ SC ST उसके लिए होता है कि भैया अपन ओपन वाले थे अलग भग गए, एक कैटेगरी वाले थे अलग भग गए, बस उसके लिए टर्निंग पॉइंट होता है। रियल टर्निंग पॉइंट 12th होता है, क्योंकि 12th में तुम्हारी लास्ट स्ट्रीम होती है। अब अगर तुमने कॉमर्स लिया है तो तुम कॉमर्स भी कर सकते हो। 12th में तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम स्विच कर पाओ, 12th के बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। 12th के बाद में तो जो लाइन ले लिया वो तुम्हारी लाइन आखिरी लाइन होगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी रोजी रोटी उस पर डिपेंड हो जाएगी। तो मेक श्योर जब तुम 12th को कर रहे हो तो होल हार्टेडली करो। तुमको करना कितना यार, 60 दिन तो मेहनत करनी है। आज से एग्जैक्ट 60वें दिन में तो तुम्हारे पेपर चालू हो जाएंगे, फरवरी मार्च और अप्रैल खत्म, और एक एक पेपर को दो दो दिन के तो गैप है ही है ना। तो लोड ही क्या है तुमको कोई चीज का, और पोर्शन ऑलरेडी कट कटा के आया हुआ है। कोविड में तो सालों तुमको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, पूरी दुनिया मर रही है, तुमको मजे आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पोर्शन कट हो रहे हैं। अब जो इसके अगले साल वाले बच्चे रहेंगे उनको थोड़ी पोर्शन कट रहेगा। तो इस सारी चीजों का फायदा उठाओ ना। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारी चीजों का फायदा उठाओ, और तुम्हारे पास में बहुत ब्रिलियंट चांस है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट चांस है कि तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। बहती गंगा में हाथ धो लो, घर वालों की कॉलर टाइट हो जाएगी, गधेड़ो समझो इस बात को। 10th में नहीं अगर स्कोर हुआ होगा 90 प्लस, और कि साला 10th में हमको इतना स्कोर लाना था, उतना स्कोर लाना था, ईशा बेन हो रहा होगा तुमको दुख की साला 95% लाना था, 93% लाना था, नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, अभी वापस मौका मिला है, अब ला दो। 10th में नहीं मिला था, 12th में ला दिया ना, ज्यादा प्रूफ कर पाओगे अपने आप को। ये स्नैपचैट चालू हो गया। और अभी एक महीना तो भी ठीक है, मार्च महीने के बाद में 15 मार्च के अंदर सब टाइम पास बंद, तुम्हारा टीवी बंद, तुम्हारा घूमना बंद, भाई साहब थोड़ा तेरा क्रिकेट बैडमिंटन बंद, कम कर एटलीस्ट, बंद नहीं तो भी एक महीना हार्डली 30 डेज के लिए तुमको एडजस्ट करना है। तुम्हारी लाइफ टाइम एडजस्ट हो जाएगी, याद रखना। ये 30 दिन तुम आलस कर लो, हमेशा तुम्हारे लाइफ पे एक थप्पड़ रहेगा, क्योंकि इसके बाद में तुम जब भी जाओगे प्रोफेशनल डिग्री में जाओगे, वहां पे मार्क्स स्कोर करना इजी नहीं होता है। तुम क्या बोलते हो कि सीए में तुम 90% स्कोर करके बता सकते हो, सीएस में 80% स्कोर करके बता सकते हो, एलएलबी में 95% ला सकते हो, एमबीए में 98% ला सकते हो। अरे वहां पे रेस अलग है भाई साहब, वहां पे तुमको अपने आप को प्रूव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम में ये आखिरी मौका है और सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में, इसको भी अगर तुम मिस कर गए तो फिर मतलब ही क्या है तुम्हारा। अरे तुम एक बार स्कोर करो तो सही, अपने मॉम डैड की आंखों में वो प्राउड देखो तो सही कि मेरे बेटे ने 12th में 95% लाए, 97% लाए, 98% लाए। वो प्राइड तो देखो एक बार माँ बाप की आंखों में। मजा नहीं आवे तो बताना चलो, वो मोटिवेशन है तुम्हारी अगली लाइफ का, क्योंकि इसके बाद में तुम्हारी आफ्टर लाइफ शुरू हो जाएगी 12th के बाद में। तुम स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, वो माँ बाप ने देख लिया कि तुम पिछले 3-4 साल से स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू दैट। तुम बाकी चीजों में, कोई क्रिएटिव चीजों में एक्टिव हो, दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ। तुम डांस में अच्छे हो, दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ। अरे जिस चीज का तुमको ऑलरेडी प्राइड है, उसका तुम्हारा प्राइड बढ़ा नहीं सकते हो तुम। जो चीज उन्होंने नहीं देखा है वही चीज तो उनको फील करवाओ ना, कि भाई साहब मेरे पास में ये भी है स्किल जो आपने आज एक्सप्लोर किया है। वो प्राइड तुमको बाद में प्रोफेशनल डिग्री में या कभी भी लाइफ में पैसा देके भी नहीं मिल सकती है, जो प्राइड तुमको अभी मिलेगी लास्ट में। और 12th की प्राइड एकदम अलग होती है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही हाई कर देता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके 10th में, मेरे साथ में है वो, मेरे फ्रेंड्स है वो, 10th में 55%, गोल्डन किड्स का स्टूडेंट हूं मैं, 10th में 55%, 10th 12th में 85-90% ये जंप खाया, और इसके बाद में ये 90% के बदौलत सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। जिस बच्चे को 10th में 55% है, उसकी औकात मेरे हिसाब से नहीं थी सीए की, ऐसा मैं सोचता था, क्योंकि 10th में मेरे को 98% और मेरे को पता मेरे 98% की मेरे को कितनी वैल्यू है। I scored 98% in 10th standard. I have zero respect for that. क्योंकि किसी के भी आते हैं यार 95%, 90% तो इतने इजीली मिलते हैं किसी को भी। आजकल स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 12th मेरा साइंस था, आई स्कोर 80%, उसकी भी वैल्यू नहीं क्योंकि वो साइंस का था। उसके बाद में मैंने जब सीए में स्विच किया, और मेरे साथ में जो
कॉन्फिडेंस 10th के भरोसे तो नहीं आया ना, ये कॉन्फिडेंस 12th के भरोसे आया है। और तुम्हारे पास से तुम तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बना पक्का सकते हो, क्योंकि फ्यूचर बनाने में एक्शन तुमको प्रेजेंटली करना है। और अगर तुम इसमें चूक गए, तुम प्रेजेंट में चूक गए, तो तुम फ्यूचर नहीं संवार सकते अपना। आई बात समझ में? खुशी, नो मैटर तूने कितना लेट स्टार्ट किया है, तू आज से चालू कर, मेरी गारंटी। और तू कोई भी सब्जेक्ट उठा, तेरे को कुछ भी क्वेरी आती है, रात के 12 बजे मैसेज कर मेरे को, किसी को भी, कोई भी। तुम सपोज रात में पढ़ते हो, रात के 2-3 बजे तक पढ़ते हो, तुम उल्लू हो। तुम रात में पढ़ते हो, सुबह सोते हो, तुम वो लोगों में से हो। तुमको रात को 2 बजे क्वेरी आती है, हाथों हाथ मेरे को मैसेज डाल के सो जाओ। वेट मत करो कि सुबह उठेंगे फिर मैसेज डालेंगे, तब तक हो सकता है क्वेरी तुम्हारे दिमाग से वानिश हो जाए। तुम मैसेज डाल दो ना, मैं जब भी उठूंगा तुमको रिप्लाई कर दूंगा। तुमको क्या लोड है इससे? रिप्लाई कब करना, कैसे करना, कौन से वे में करना, तुम्हारी उसके लिए पूरी बैच लेना क्या, तुम्हारे लिए अलग से सेशन लेना क्या, तुमको सिर्फ क्वेरी सेशन देना क्या, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हारा काम है कि मुझसे अपना काम करवा के लेना। तुम रात के 2 बजे मैसेज डाल के सो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट वो काम करो। तुम बाद में ये रिग्रेट मत करना कि अरे यार सर आपने अगर उस टाइम पे बोला होता, मेरे को कुछ क्वेरी थी, मैं आपसे पूछ लेती तो शायद मेरे को वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो जम जाता। वो रिग्रेट बाद में करने का तुम्हारे पास चांस नहीं है। वंशिका, तेरे को तेरे कैलकुलेशंस इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में जब तू बैलेंस शीट टैली करेगी तो गलतियां नहीं कर सकती अफोर्ड पे। सानिया, यू हैव टू इंप्रूव योर अकाउंट्स। तू उसके लिए साम दाम दंड भेद, तेरे को क्या करना है तू कर, बट अगर तेरा अकाउंट्स पीछे रह गया तो तेरा स्कोरिंग पीछे आ जाएगा। और अकाउंट से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तेरे को दिक्कत है, पूछ, मैं बोलता हूँ 5000 बार पूछ तू, मैं कभी नहीं चिढ़ने वाला हूँ। मेरे से नहीं पूछना, केशव भैया से पूछ, लेकिन वो पूछ के उसको हाथों हाथ डिलीट कर, लेके मत बैठना उसको। योर जॉब इज बियॉन्ड योर फीस यू हैव पेड। योर जॉब इज टू सिक्योर योर लाइफ, ना कि जस्ट लर्न सम 4 बुक्स फ्रॉम अस। जस्ट बिकॉज तुमने पैसा दे दिया, तुम्हारा काम उतना नहीं है कि बस भाई 4 किताब पढ़ाना, सामने वाले ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। भाई साहब, तुमने मेरे को पैसे फीस के नहीं दिए, तुमने मेरे को पैसे इसके लिए दिए कि मैं तुमको एक अच्छे स्कोर तक लेके जाने का रास्ता बताऊं। और मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, तुमको लेके तो नहीं बैठ सकता ना कि बोल भाई 24 क्लियर डेज, बोलो बच्चों 24 क्लियर डेज, बच्चों क्लियर डेज बोलने का, बच्चों क्लियर डेज, ऐसे तो नहीं करवा सकता ना। अब मैं तुमको सिर्फ एक वे बता सकता हूँ, करना तो सिर्फ तुमको ही पढ़ने वाला है। वंश, अब भाई साहब, अपन कौन से बैकग्राउंड से आए वो बात को समझो, उस बैकग्राउंड को सीरियसली लो। अपन बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू में 24 घंटा कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, बस ढूंढने की जरूरत होती है। तू ये सब करके अपना ही डीमोटिवेशन हाथ में ले रहा है, और डीमोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलता है। आई डोंट नो द रीजन टू सक्सेस, बट आई नो देयर इज वन रीजन फॉर फेलियर, टू मेक एवरीवन हैप्पी। तुम सब इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। तुमको किसी ने कुछ काम दिया है, और अगर तुम्हारे वो बैच का टाइम है, उसको मना कर दो कि नहीं भाई अभी नहीं हो सकता है। तू इंसान है, आइसक्रीम नहीं है, तू सबको खुश नहीं कर सकता है। गेट दिस थिंग स्ट्रेट इन योर हेड, तुम आइसक्रीम नहीं हो। स्टॉप एक्टिंग लाइक एन आइसक्रीम। तुम अपना काम करो, दुनिया गई तेल लेने, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज नॉट योर जॉब टू कीप एवरीवन हैप्पी। योर जॉब इज फॉर लास्ट 60 days. You have to control yourself. You have to behave like you are acting for something great. You are doing something great in your life. You have to act like that. You have to assume yourself that you are in a position where you could change your future. तुम ऐसे इमैच्योरली एक्ट करके अपना फ्यूचर वेस्ट मत करो, मैं बोल रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आ रही ये बात जब 2 साल बाद जाओगे ना, तब यही बात रिकॉल करोगे, जब तुम अपने जूनियर्स को देखोगे, तब जो आज चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम अपने जूनियर्स को बोलोगे, और उस टाइम भी ये रिग्रेट करोगे कि साला उस टाइम आखिरी के 60 दिन ही कुछ कर लेता ना, तो साला आज लाइफ कुछ एकदम ही अलग हो सकती थी। तुमको नहीं पता, फ्यूचर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। तुम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस फ्यूचर को। मैंने बताया है मेरे दोस्तों की कहानी क्या हुई है, कि भाई साहब जब हाथ में रिजल्ट आता है सीए का, तो रिजल्ट का फेल आता है, डिवास्ट होके उस इंसान ने एक अटेम्प्ट छोड़ दिया अपना। अगला अटेम्प्ट मेरा बोल बोल के सुन सुन के अगले अटेम्प्ट में गया, एक अटेम्प्ट दिया, एक ग्रुप क्लियर भी हो गया। जब उसने रिजल्ट अपना रीचेकिंग में डाला दूसरे ग्रुप का, तब पता चला कि उसका पहले फेल आया था, लेकिन रीचेकिंग में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन रिजल्ट आने के 5 दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने अपने पापा को जिंदा रहते हुए
अपने आप का सीए डिग्री नहीं बता पाया, इस चीज का रिग्रेट वो आज भी करता कि क्या काश मैं वो 6 महीना एक अटेम्प्ट नहीं छोड़ता, तो मैं 6 महीने पहले शायद सीए बन जाता, तो मेरे पापा एटलीस्ट मुझे सीए देख सकते। ये रिग्रेट ना बेटा टाइम जाने के बाद में तुम सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो, इसको तुम वापस नहीं ला सकते हो पीछे। तो टाइम के साथ खिलवाड़ मत करो, ये सिर्फ रिग्रेट देगा या तुम मेमोरीज देगा। अगर तुम मेमोरीज छोड़ रहे हो तो याद रखना रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा। तो मेक श्योर तुम ये लास्ट 60 डेज मेक योर एवरी डे काउंट। तुमको मुझसे क्या चाहिए तुम सब ले लो। और अब तो तुमको घर से कहीं उठना भी नहीं है, तुम तो एक सारा काम फोन पे कर सकते हो। बात करो, कम्युनिकेट करो, कुछ दिक्कत है तो रिजॉल्व करो हाथों हाथ उसको, बट करो, एक्ट, डू समथिंग बिफोर यू थिंक। सोचो बाद में, घबराओ बाद में, पहले ये देखो कि भाई साहब अब ये वाला चैप्टर है, ये नहीं जम रहा है, पढ़ा तो वापस। अरे तेल लेने गया, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, इतना बड़ा है वो, मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुमको क्या करना है उससे। मेरे को क्या करना है वो मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम पूरा इससे करूंगा, 100% से करूंगा। क्या तुम अपना काम 100% से कर रहे हो, ये सोच के सोना रोज रात को। रोज रात को सोते टाइम डेस्परेट हो जाओ यार, जितना डेस्परेट तुम एक फिल्टर के पीछे हो जाते हो स्नैपचैट के, जितना डेस्परेट तुम दूसरे खेल में हो जाते हो, जितना डेस्परेट तुम अपने स्पोर्ट्स के लिए रहते हो, उतना डेस्परेटनेस सिर्फ 60 दिन अपने किताबों के लिए दो। रोज रात को सोते टाइम एक बार किताब के हाथ जोड़ के सो के भाई तू ही है जो मेरे को ये 95% 98% पे लेके जाने वाला है, उसको रिस्पेक्ट करो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? चलो, कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझा, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, किसी को कुछ पार्टी वार्टी देनी है ऐसी, तो ऑलवेज वेलकम। नहीं, भिखारी सालों पार्टी भी नहीं देते। हट, कृतिका क्यों नहीं है? अच्छा कृतिका तो एसपी में नहीं है, ओके ठीक है चलेगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं सेम 11 बजे। चलो बाय बाय।